नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं जो काफ़ी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था। काफ़ी मेल्स में, काफ़ी कमेंट्स में टॉपिक आया था कि डिटेल में वैक्सीनेशन शेड्यूल को डिस्कस किया जाए कि पिग्स के केस में कौन कौन सा वैक्सीन कब टाइम पे कितने डोज में लगना है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पिग्स की वैक्सीनेशन सही तरीके से, सही डोसेज से किस मौसम में करें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हाँ जी, तो वैक्सीनेशन को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं वैक्सीनेशन होता क्या है। हमने बड़ी बार देखा है, जैसे ह्यूमंस के केस में भी, जैसे अब कोरोना की वैक्सीन लग रही है, छोटे होते बच्चों को भी वैक्सीन लगती थी, वही सेम सिस्टम है एनिमल्स के केसेस में भी। अब पिग्स के केस में भी जो वैक्सीनेशन लगेगी ना, वो सारा सेम ही चक्कर है। पहले समझते हैं वैक्सीनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैक्सीनेशन को अगर मैं आपको सरल तरीके से समझाऊं तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, जब वो टीका लगाते हैं ना हमें वैक्सीनेशन का, तो वो उसी बीमारी का मरा हुआ कीटाणु या पूरा वीक किया हुआ कीटाणु हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब वो हमारी बॉडी में वो वाला मरा हुआ या डेड फॉर्म में जो कीटाणु उसी बीमारी का इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी को लगता है कि मेरे अंदर बीमारी आ गई, क्योंकि बॉडी ये रिकॉग्नाइज नहीं करती कि वो मरा हुआ है कि लाइव आया है। बॉडी को सिर्फ लगता है कि मेरे अंदर इन्फेक्शन आ गई है, तो बॉडी खुद ब खुद अब हमारी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है ताकि वो जल्द से जल्द वो वाला जो कीड़ा आया है अंदर उसको मार सके। लेकिन इससे क्या हुआ कि बॉडी सारी में ही WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनने होते हैं वो बन जाते हैं बॉडी में। तो इससे क्या होता है कि जब एक्चुअल में बाई चांस बीमारी फार्म में आती है, तो जो वो बीमारी वाला कीटाणु अगर जिंदा फॉर्म में भी पशु को काटेगा या किसी ह्यूमंस को भी काटेगा, तो बॉडी के पास तो उसको मारने के लिए ऑलरेडी हथियार तैयार है। जो प्लेटलेट्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, वो एज अ हथियार ही होते हैं। तो बॉडी के पास ऑलरेडी हथियार हैं, तो जब भी वो आएगा, इंजेक्ट करेगा, बॉडी में खाएगा, तो बॉडी खुद ब खुद उसको ख़त्म कर देगी। ये एक सिंपल सा तरीका है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन होती क्या है, मतलब इसका क्या सिस्टम होता है। ये सेम सिस्टम है, चाहे वो हम में ह्यूमंस में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो। ठीक है, चलिए फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करते हैं स्वाइन के केस में। स्वाइन के केस में अगर बात करें सबसे पहले वैक्सीनेशन की, वो है स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर को बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है स्वाइन फ्लू के साथ। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्वाइन फ्लू को और स्वाइन फीवर को कंफ्यूज नहीं करना है। इसकी जो पॉजिटिव एजेंट है वो है पेस्टिवायरस। ठीक है, पेस्टिवायरस की वजह से स्वाइन फीवर होता है और इसका वैक्सीनेशन हमें कहाँ से मिल सकता है। पंजाब में सबसे जो इजी सोर्स है वो है गढ़वासू गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी लुधियाना में स्थित है। IVRI बरेली में भी इसकी वैक्सीनेशन की मतलब डोसेज मिल जाती है। फिर इसके अलग अलग नाम से वैक्सीनेशन मिलता है, जैसे रक्षा क्लास करके मिलता है, फिर हॉक कॉलरा करके मिलता है, फिर पोर्साइन CSF लाइव करके मिलता है, NAVET ASF करके भी मिलता है इसका। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी ब्रांडिंग के नेम से हिसाब से मिलता है, तो आप किसी भी जगह से आप इसको परचेज कर सकते हो। अब रही बात इसकी डोसेज की, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठा के रखना है कि जो स्वाइन फीवर की जो वैक्सीनेशन होती है वो सबकट होती है। सबकट मतलब चमड़ी में। सूअर की बॉडी को कंप्लीटली देखना है कि उसकी लूज वाली बॉडी कैसे है, कहाँ है। तो जैसे ये है, जैसे मैं इसको चमड़ी कैसे उठा के यहाँ इंजेक्शन लगाऊं, ये मतलब हो गया सबकट। अगर मैं बीच में ऐसे लगाऊं वो हो जाएगा इंट्रामस्कुलर। हमने मसल में नहीं लगाना है, हमने चमड़ी में लगाना है इसको, इस वैक्सीनेशन को। ठीक है, डोसेज इसकी वही है 1 ml ही है, मतलब सभी बच्चों को या बड़ों को भी। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी, जब हमने स्वाइन फीवर की वैक्सीनेशन लगानी है तो हमने कोशिश करनी है जो नीडल होगी वो छोटी साइज वाली हो, मतलब उसकी लेंथ नीडल की छोटी हो, क्योंकि वो इंश्योर करेगी कि वो जो सिर्फ नीडल गई है वो चमड़ी में ही गई है, आगे मसल में नहीं गई है। तो ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भी हमारा हो सकता है। अब इसकी कब वैक्सीनेशन हो, जब भी बच्चा मतलब पैदा होता है उसके 2 महीने बाद इसकी पहली वैक्सीनेशन होती है और सेकंड इसकी बूस्टर डोज होती है मतलब 3 मंथ बाद। जैसे 2 महीने बाद पहली वैक्सीनेशन होगी, 3 मंथ बाद हमारी दूसरी वैक्सीनेशन हो जाएगी और फिर इसको 6 मंथ के बाद रिपीट करना चाहिए। वैसे मैं मोस्टली देखता हूँ लोग रिपीट नहीं करते इसकी वैक्सीनेशन को, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन को भी रिपीट करना चाहिए आफ्टर एवरी 6 मंथ, ताकि हमें इंश्योर रहे कि हमारे फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्वाइन फीवर को लेके। हाँ जी, तो नेक्स्ट वैक्सीनेशन की हम बात करेंगे वो है फुट एंड माउथ डिसीज की, जिसको मुंह पका, खुर पका,
कई मतलब लैंग्वेजेस में इसको डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं इसकी वैक्सीनेशन के बारे में। फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो पिग फार्मिंग हो, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी जो फैमिली है वो है पिकॉर्ना विरिडी, और इसको जो कॉज करता है वायरस वो है एप्थो वायरस। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे कोरोना वायरस जैसे बोलते हैं, कोरोना वायरस की फैमिली थी कोरोना विरिडी और इसकी फैमिली है पिकॉर्ना विरिडी। अब इसका समझते हैं कि मतलब इसको डोसेज इसकी क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये, जब भी वायरल इन्फेक्शन होती है तो पशु को बहुत बार आपने केसेस देखा होगा, पैरों में, मुंह में दिक्कत, प्रोडक्शन लॉसेस होती हैं, अबॉर्शंस होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ों से हमने प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसकी वैक्सीनेशन हो जाए। ठीक है, वैक्सीनेशन इसकी बहुत नाम से आती है, फूटी वैक्स करके आती है, फूटी वैक करके आती है। फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल वाले भी अपनी प्राइवेट संस्था है जो मतलब इसकी वैक्सीनेशन देते हैं, जो एफएमडी को क्योर करने के लिए। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जहाँ मर्जी से इसकी वैक्सीनेशन परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो यहाँ तो लुधियाना में मिल जाती है। आप किसी भी वेटनरी ऑफिसर से प्रिस्क्राइब करके कि आपके पास कितने सारे पिग्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, उसकी डोसेज लिखवा के आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं मतलब अपने लुधियाना सेंटर से। ठीक है, इसी तरह ही हर एक जो है आपका रीजन है, आप अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी से ही इसकी वैक्सीनेशन को परचेज कर सकते हो। वैसे प्राइवेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी डोज रेट कैसे रहती है? डोज रेट ऐसे है कि पिगलेट के केस में इसकी डोज रेट है 1 ml और बड़ों में इसकी केस डोज रेट है 2 ml। और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि ये वैक्सीनेशन इंट्रामस्कुलर लगती है। स्वाइन फीवर के केस में वैक्सीनेशन सबकट लगती थी, लेकिन इसके केस में वैक्सीनेशन इंट्रामस्कुलर लगती है। और इस वैक्सीनेशन को कैसे आप लगा सकते हो? जैसे लेटर से आपने स्वाइन फीवर की वैक्सीनेशन लगा दी 2 महीने के बाद, तो आपने 21 डेज या 1 महीना वेट करके एफएमडी की वैक्सीनेशन भी लगा देनी है आपने। ठीक है, इसके कब वैक्सीनेशन लगती है? तो इसकी वैक्सीनेशन 6 मंथ के बाद रिपीट होनी ही होनी है। स्वाइन फीवर की जैसे नहीं कि हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन साल में 2 बार होनी ही होनी है। एक तो विंटर सीजन शुरू होने से पहले, जैसे हम अक्टूबर में इस या मिड नवंबर तक इसी वैक्सीनेशन कर सकते हैं, और दूसरी वैक्सीनेशन कर सकते हैं जब रेनी सीजन आने वाला होता है, तो जून में या जुलाई स्टार्टिंग में हम इसकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये इनका जो आउटब्रेक है ना, सबसे ज़्यादा इन दिनों में ही, इन सीजन्स में ही आता है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इनकी वैक्सीनेशन करनी है। फिर दूसरा एक वैक्सीनेशन जो है, जो डेयरी फार्मिंग है तो रेगुलर बेसिस पे ही यूज़ करते हैं, लेकिन पिग से केस में काफ़ी इग्नोर की जाती है, वो है एचएस की, जो है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको कॉज करता है, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, जो है पास्चुरोला एक नामक बैक्टीरिया जो कॉज करता है। तो कोशिश यही करनी है कि आजकल तो मार्केट में इतना ईज आउट हो गया है कि एफएमडी की वैक्सीन और एचएस की वैक्सीन कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती है। तो कोशिश आपने वही करनी है कि जो इनका मिक्स फॉर्म में ही आती है ना, एफएमडी और एचएस की दोनों की इकट्ठी वैक्सीन, वही आप फॉर्म में यूज़ करें, ताकि एफएमडी भी और साथ में एचएस से भी आप प्रोक्योर हो सके। एचएस की भी वैक्सीनेशन 1 साल में 2 बार होनी है, और एफएमडी की भी। तो इट्स बेटर कि आप वही वैक्सीनेशन यूज़ करो जिसमें इनके दोनों के ही एंटीजन प्रेजेंट हो, ताकि हमें दोबारा वैक्सीनेशन ना करनी पड़े। फिर आता है हमारा सर्कोवायरस का। सर्कोवायरस एज इट इज़ इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, तो आप उसकी वैक्सीनेशन मतलब लीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसकी वैक्सीनेशन करो ही करो फार्म में। तो जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं वही है स्वाइन फीवर की, एफएमडी की और एचएस की, जो इंपॉर्टेंट है। एचएस की भी पंजाब के एरिया में अगर मैं बोलूँ और नॉर्थन स्टेट्स में बोलूँ ज़्यादातर, तो इतनी कॉमन नहीं है ये। मतलब ज़्यादातर जो ईस्टर्न वाली अपनी स्टेट्स हैं या वेस्टर्न वाली स्टेट्स हैं, उनमें ज़्यादा है। तो क्या आप वहाँ पर एचएस की वैक्सीनेशन जरूर करें ही करें फार्म में। अब बातें करते हैं, वैक्सीनेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करनी है आपसे कि वैक्सीनेशन कब करनी है, कब नहीं करनी। सबसे पहले तो बात, जब आपने इंस्पेक्ट करना है फार्म, अगर किसी एनिमल को फीवर है तो आपने वैक्सीनेशन नहीं करनी है, क्योंकि उसका जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ऑलरेडी वीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस केस में अपनी वैक्सीनेशन नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर एनिमल किसी भी और चीज़ से वजह से स्ट्रेसफुल है, या कोई इंजरी की वजह से, या चेंज ऑफ प्लेस की वजह से, तो अब भी अपनी वैक्सीनेशन नहीं करनी है। और थर्ड चीज़ है डिवर्मिंग। जब भी आपने वैक्सीनेशन करनी है तो उससे पहले आपने डिवर्मिंग एनिमल्स की करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि डिवर्मिंग से क्या होगा, अगर डिवर्मिंग हम नहीं करेंगे तो बॉडी में ऑलरेडी वर्म्स हैं, और वर्म्स की वजह से बॉडी को स्ट्रेस ऑलरेडी है, और ऊपर से वैक्सीनेशन देते समय हम बॉडी को और स्ट्रेस दे रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आपने जब भी वैक्सीनेशन देनी है, आप उसकी 15-20 दिन पहले उसकी डिवर्मिंग करें, ताकि एनिमल को स्ट्रेस कंडीशन से हम कम
मतलब एक्सपोज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड चेन। मैंने ये बड़ी बार देखा कि जब भी कोई वैक्सीनेशन बनती है ना, तो हमेशा सही फॉर्म में ही बनती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस जो कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करने के लिए होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सही फॉर्म में बनती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि उसकी स्टोरेज ही नहीं प्रॉपरली हो पाती। मोस्ट ऑफ द, सॉरी टू से, फर्म्स भी हैं, वहाँ से भी जब परचेज करो तो कोल्ड स्टोरेज ना प्रॉपरली बैलेंस आउट होने की वजह से वैक्सीन डेड हुई होती है, तो उस वैक्सीन का लगाने का कोई मतलब है नहीं। तो कोल्ड स्टोरेज को इंश्योर करना कि मेंटेन है, वो एक फार्मर का ही काम है। जब वो वैक्सीनेशन लेने भी जाओ तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के जाओ, ताकि जब वैक्सीनेशन आप लो तो उसकी जो टेम्परेचर है पर्टिकुलरली 4 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन रहे, ताकि जब हम फार्म में अपनी वैक्सीनेशन करें तो वह डेड फॉर्म में ना हो, वो एक प्रॉपर वैक्सीन फॉर्म में ही हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको लगे कि आपके फार्म में ये पर्टिकुलर डिजीज हो गई है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है उनके सिम्टम्स देखे, साइंस देखे, तब हमने उसी चीज़ की वैक्सीनेशन नहीं करनी है। फिर क्या होता है कि अगर वैक्सीनेशन भी करेंगे तो ये मतलब एक बढ़ावा हो जाता है कि उस बीमारी को हम और बढ़ावा दे रहे हैं होने का फार्म पे। तो ये आपने मेंशन चीज़ें प्रॉपरली अपने आप से हिसाब से एनालाइज करनी है। बेस्ट तरीका यही है, टाइम टू टाइम आप उनकी वैक्सीनेशन करो, टाइम टू टाइम उनकी डिवर्मिंग करो। सबसे बेहतर एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में अगर चलोगे तो फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक छोटी सी टिप और है कि जब आप वैक्सीनेशन आपने करनी हो या डिवर्मिंग करनी हो, 2-3 दिन पहले आप लिवर टॉनिक जरूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि कई बार एनिमल का स्ट्रेस की वजह से खान पीन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा बहुत लिवर टॉनिक स्टार्ट कर दो 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग में, ताकि एनिमल को खाने में इंटेक में कोई दिक्कत ना आए, ताकि हमारा कोई प्रोडक्शन लॉस वगैरह या मसल लॉस वगैरह फार्म में ना हो सके। और इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आपको जो भी लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें डिस्कस होना चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, और जो मेरी ईमेल आईडी drdamru@gmail.com पर जाके मेल करो, ताकि हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अपनी एक वीडियो लेके आ सकें जो सभी फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो सके। और इसी के साथ नमस्कार।